नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारक। 2021 आप सभी के जीवन के लिए सक्सेसफुल रहे और इस साल आप जो भी चाहते हों उस सारी उम्मीदें आपकी खरी उतरें। इसी उम्मीद के साथ आप सभी लोगों के बीच में मैं थोड़ा सा अपने परिचय ज़रूर रखना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी लोगों के प्यार से और सभी लोगों के आशीर्वाद से आपने वीडियो को बहुत प्यार दिया और सभी भाइयों ने, सभी दोस्तों ने मुझे समझा कि मैं जो भी बात आप लोगों के बीच में रखता हूँ वो सभी बातें प्रत्येक व्यक्ति के हित की बात है। किसी समुदाय की, किसी पार्टी की, किसी के विरोध की, किसी के निरपेक्ष की, किसी की ऐसी कोई बात नहीं। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, आज मैं अपने बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम विजय भट्ट है और मैं अभी प्रधान हूँ। प्रतिनिधि के रूप में अपने ग्राम सभा में काम कर रहा हूँ और मैं अपने सभी ग्राम सभा के सभी प्रत्येक परिवार और प्रत्येक व्यक्ति को प्रणाम और धन्यवाद करता हूँ। सभी बुजुर्गों को आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूँ हमेशा ही। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी आप ही लोगों की तरह है और आप में और मुझ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप कोई 20 के हैं, कोई 25 के हैं, कोई 30 के हैं, कोई 40 के हैं, कोई 45 के हैं, 50 के हैं, कोई बुजुर्ग हैं, कोई बच्चे हैं, कोई जवान हैं, कोई युवा हैं और मैं अभी 27 का हूँ। मेरा 95 का बोन है। दोस्तों, मेरी पढ़ाई लिखाई बचपन में मेरे गांव में ही हुई। 4वीं से 5वीं क्लास तक। 5वीं क्लास तक मैं अपने गांव के एक स्कूल में, स्वामी विवेकानंद स्कूल में पढ़ा। स्वामी विवेकानंद जी को मैं अपना गुरु के रूप में भी मानता हूँ। आपके पीछे फ़ोटो लगी हुई है। हालांकि ये ABVP का फ़ोटो है और मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को या किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को, समुदाय को समर्थन नहीं करता हूँ। मैं केवल न्याय धर्म सभा को ही समर्थन करता हूँ, क्योंकि इसके 111 प्रस्ताव जो कि हमारे समाज के लिए, सभी के लिए सार्वजनिक हैं और जो कि लोकतंत्र का मतलब रियल में होता भी है। दोस्तों, मैं 4वीं से 5वीं क्लास तक स्वामी विवेकानंद स्कूल कमद उत्तरकाशी में पढ़ा और उसके बाद मैं थोड़ा सा बचपन में शरारती बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से मेरे पापा पंजाब में एक कृपाल सागर एकेडमी, एक यूनिवर्सिटी थी, उसमें एक मेस के रूप में बच्चों को, स्टूडेंट्स के बच्चों का खाना बनाने के रूप में एक कुक थे और वहाँ पे मुझे फिर 5वीं से जब मैं घर से गया तो शरारती होने की वजह से मुझे पापा के साथ जाने का मौका मिला। काफ़ी छोटा था मैं उस समय, 5 से 6 साल का। तो मुझे अपनी फिर से दूसरी क्लास से लेके और हाई स्कूल तक मुझे पंजाब से कृपाल सागर एकेडमी से पढ़ाई हुई मेरी, और वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था और वो काफ़ी एजुकेटेड, यानी कि उसमें
जो कल्चर था, रूल एंड रेगुलेशंस उस स्कूल के थे वो जर्मनी थे, क्योंकि उस स्कूल के जो मालिक थे, उस यूनिवर्सिटी के मालिक थे, वो विदेश के थे और जर्मन के थे। और वो एक हॉस्टल टाइप भी था, हॉस्टल में भी उसमें बच्चे रहते थे और कुछ बच्चे, उसके दो पार्ट थे, मतलब आप समझ सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम रहा वहाँ का, और वहाँ का मुझे हाई स्कूल तक ही मौका मिला। उसके बाद पापा की जॉब छूट गई थी किसी कारणवश, फिर हमें वापस गांव आना पड़ा। उसके बाद हाई स्कूल के बाद फिर से मुझे हाई स्कूल इंटर, क्योंकि सिलेबस 9th का उसके लिए चाहिए था हाई स्कूल के लिए, तो फिर से 9th और 10th 11th +2 फिर मुझे गांव में ही पूरा करना पड़ा। उसके बाद दोस्तों 10 साल पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं चाहता था, जैसे कि आप सभी व्यक्ति चाहते थे, कि गांव में घर में हमारा जो अपना जो पर्सनल खर्चे वर्चे होते वो मेंटेन नहीं होते थे। और काफ़ी ऐसी दुनिया की डिजिटल दुनिया को देखते हुए सभी के शौक मौज, जैसे गांव में आप देखते हैं सभी लोगों के शौक मौज, गाड़ी घोड़ा, अच्छे कपड़े, अच्छा चश्मा हो, अच्छी घड़ी हो, अच्छी रिंग हो, अच्छी बाइक हो। तो ये सब चीज़ें एक बचपन में ही लालच होती थी। और जिस एकेडमी में हम पढ़ते थे, उस एकेडमी में जो बच्चे बाहर से भी आते थे तो वो बहुत हमारे इस क्लासमेट रहते थे, और 7वीं 8वीं के बच्चे, 9वीं के बच्चे बाइक्स पे आते थे, बुलेट पे। तो इस तरीके से जैसे कल्चर में इंसान रहता है वैसे शौक़ इंसान के बढ़ते हैं। जब हम बाहर रहते थे तो वहाँ पे और गांव के माहौल में बिल्कुल ज़मीन और आसमान का फ़र्क था, जो कि एडजस्ट करने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। वो वही इंसान जान सकता है जो उस सिचुएशन से गुजरा हो। और मैं नहीं चाहूँगा कि आप सभी भाई लोग को प्रकृति के माध्यम से कोई ऐसी संस्कृति के माध्यम से कोई ऐसी तकलीफ़, दुख तकलीफ़ आती है तो उसको क्षमता रखने के आपको ऊर्जा प्रदान करे, यही मैं परमात्मा से प्रार्थना करूँगा और यही मैं करता हूँ। बाकी प्राकृतिक कोई भी चीज़, प्रकृति की वजह से इंसान को कभी दुख तकलीफ़ नहीं आता है। प्रकृति ने तो सब चीज़ दिया है इंसान को, पानी दिया, हवा दिया, भोजन दिया, प्राकृतिक तल पे हवा दी, जो जिससे इंसान जिंदा रह सकता है, तो वो तो परमात्मा ने दिया ही है, वो किसी के लिए कम ज़्यादा तो है नहीं। लेकिन संस्कृति ने जो आज दुनिया को बदल कर रख दिया है, उसको समझने की ज़रूरत है। तो जब मैं घर में देख रहा था, गांव में, क्षेत्र में देख रहा था, समाज को देख रहा था, तो लोग काफ़ी डेवलप होते जा रहे थे। तो इसी आशा उम्मीद के साथ मैं भी घर से बाहर निकलने से पहले ये सोच रहा था, क्योंकि सभी यार दोस्तों जॉब करते थे होटल लाइन में, कोई मंदिर में चला गया था, कोई कंपनी में चला गया था, कोई पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर चला गया था। तो उस वजह से मेरा भी मन करता था कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैं लोकल ड्राइवरी, कंडक्टरी, मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक़ था। तो यही चीज़ करते हुए काफ़ी छोटी उम्र में, 16-17 साल की उम्र में गाड़ी चलाना सीख गया था। और मैंने घर वालों से ज़िद करके अपना एक छोटा ट्रक 407 घर वालों से ज़िद करके लगवाया, और उस गाड़ी को पापा ने जैसे भी तैसे करके अरेंज करके उसको किस्तों में लगाया। और 2 साल कंप्लीट होते ही मेरा उसमें एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने की वजह से मैं 10 लाख उसमें, पापा और मैं कर्जे में चले गए। तो इस चीज़ का काफ़ी सदमा लगा। उसके बाद मैं जब इस सदमे से नहीं गुजर पा रहा था तो मैं बाहर चला गया, और मैं होटल लाइन में दोस्तों काम करने लग गया, और मैं स्टूवर्ड के रूप में काम करने लग गया था रेस्टोरेंट में। एक रुड़की में रेस्टोरेंट था, सेंट्रम होटल है, उस होटल में मैं सर्विस में काम करने लग गया। और छोटा मोटा खर्चा चलाने के लिए और माइंड फ्रेश करने के लिए मुझे 6-7 महीना वहाँ पे काम करना पड़ा। उसके बाद में कुछ टाइम में मेरा दोस्त ने मुझे मेरठ बुला लिया, और फिर मुझे साउथ में जाने का मौका मिला।
और जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, जैसे जैसे मैं आगे आगे चलता रहा, सेंट्रम में मुझे 4,000 तनख्वाह मिलती, 4,000 के लिए मुझे काम करने के लिए तरसना पड़ा, और फिर मुझे 6,500 के लिए मुझे मेरठ जाना पड़ा, और 10,000 के लिए मुझे साउथ में जाना पड़ा। तो इन सब चीज़ों से गुजरते हुए मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, मुझे नौकरी पसंद नहीं थी और मैं किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहता था। वो समय होता है इंसान का, और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा आप सभी लोगों को भी नौकरी करनी पड़े। आप सभी लोगों को अपने अपने क्षमता के अनुसार आपको रोज़गार होना चाहिए, उसको नौकरी नहीं कहते हैं। तो जब मैं होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा था तो मैं बड़ा परेशान हो गया था। बड़े सारे दोस्त जा रहे थे कंपनी के अंदर, तो मेरा भी रुख बदलने लग गया। मैं भी चाह रहा था कि वाकई में अगर सब लोग इंडस्ट्री चेंज कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ। मेरे दोस्त जो मेरे साथ से गए वो काफ़ी थोड़ा सा पैसा ज़्यादा कमाने लग गए थे, 15 से 20,000 उनका सैलरी होने लग गया था। तो मुझे भी लगा कि यार वाकई में मुझे भी जाना चाहिए। तो मैं एक कंपनी में अब मुझे अप्रोच हुआ, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा उद्योग है भारत के कमर्शियल फील्ड के अंदर। ये एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, डायरेक्ट मार्केटिंग का जो है, ये बहुत करोड़ों अरबों में इसका बिजनेस अब भारत में होता है, और ये बहुत बड़ा उद्योग है भारत के लिए, लोगों के लिए। इस बिज़नेस में, इस सिस्टम में मैंने 2 साल ट्रेनिंग लेने के बाद, रुद्रपुर में ट्रेनिंग लेने के बाद, रुद्रपुर उत्तराखंड हमारे, ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने सोचा कि मुझे एक ब्रांच लेनी चाहिए। और क्योंकि मेरा नेटवर्क उसमें काफ़ी बिल्ड होता जा रहा था, 1000 से 2000 लोग मेरे प्रेजेंट अवेलेबल थे। तो मुझे लगा कि अब इन लोगों को जो इनकी जो सेल होती है वो किसी और ब्रांच से नहीं होनी चाहिए, उसके लिए भी मुझे अपनी ही एक दुकान खोलनी चाहिए, ताकि जो ये लोग सेल करें, परचेज़ करें, वो सब मेरी दुकान से ही सेल हो। तो ये सेल परचेज़ का जो काम था, इसके लिए हमने फिर ब्रांच का उद्घाटन किया, जो मेरी एक काशीपुर के अंदर, उत्तराखंड रुद्रपुर से 50 किलोमीटर पहले ही है काशीपुर। प्रिंस एसोसिएट के नाम से मेरी ब्रांच थी, और उस ब्रांच को मैंने 4 साल चलाया। 4 साल चलाने के बाद जब जीएसटी 2016-17 में आई, 16 में आई, तो 16-17 में एंडिंग होते होते जीएसटी की वजह से, इन गवर्नमेंट सिस्टमों की वजह से, कभी इसकी सरकार कभी उसकी सरकार, इन वजह से कमर्शियल फील्ड में काफ़ी सारी कंपनियां दिक्कत हुई। 3 से 4 लाख, 3.5 लाख कंपनियां ऑनलाइन सिस्टम वाली बंद हो गई, और हमारे साथ लाखों लोग बेरोज़गार हो गए। हम भी उसमें काफ़ी अच्छा इनकम करते थे। हम 5 साल के अंदर उसमें मिनिमम 1 लाख रुपए हम उसमें इनकम करने लग गए थे 5 साल देने के बाद, 4 साल कंप्लीट देने के बाद। तो जीएसटी आने के बाद जब मेरी ब्रांच में सीओडी सिस्टम, कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम हो गए, तो हमारा काफ़ी टीम में यारी दोस्ती की वजह से, विश्वास भरोसे की वजह से जो है, उधार जाने की वजह से, किसी के पास एक जो हमारी प्रोडक्ट पेटी थी वो 10,500 की थी, और किसी के प्रमोशन के लिए हमने बड़े बड़े प्रमोशन अपनी ब्रांच के अंदर निकाले थे। इसीलिए हमारी ब्रांच ग्लेस के अंदर, ग्लेस ट्रेडिंग के अंदर सबसे टॉप पे मानी जाती थी, क्योंकि काफ़ी अच्छा सेल होता था। निस्वार्थ भाव से हम लोगों के साथ काम करते थे, और लोगों के हितों के लिए काम करते थे, लोगों की टीमों को बिल्ड करने के लिए काम करते थे, लोगों के चेक्स को बनाने के लिए काम करते थे, लोगों को हेल्पफुल करने के लिए काम करते थे, लोगों को उनके आत्मनिर्भरता पे कायम रखने के लिए हम लोग काम करते थे। इस निस्वार्थ भाव से हम उनके साथ काम करते थे। तो टीम बिल्ड होती गई, और वो भी अच्छा इनकम करने लग गए, और हमारा तो इनकम अच्छा होना ही था, क्योंकि वो हमारे नेटवर्क से ही थे। तो लोग सिस्टम के अंदर भी जो लोकल पॉलिटिक्स होने की वजह से 4 साल के बाद मुझे लगा कि जब सीओडी सिस्टम आए, तो बुरे वक्त में कोई किसी का साथ नहीं देता है। ये मैंने तब जाना 2016 के अंदर, और इतने बुरी कंडीशन से उस समय पूरा देश जूझ रहा था, क्योंकि बड़े सारे लाखों लोग कमर्शियल फील्ड से ही नहीं, हर फील्ड से नोटबंदी की वजह से काफ़ी दिक्कतों में आ गए, और
इंडस्ट्रियाँ छोड़नी पड़ी। बड़े बड़े शहरों में रेंट बहुत ज़्यादा होता था, तो दिक्कत रेंट से लेके होती है, अदरवाइज़ एजुकेशन से तो कभी दिक्कत नहीं होती है। रेंट से दिक्कत होती है, तो उस समय दिक्कत होने के बाद फिर हमें उस कंपनी को छोड़ना पड़ा, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल पाया उस तरीके से। उस तरीके से लोग पैसा नहीं कमा पा रहे थे, जिस तरीके से और भी इंडस्ट्री में और लोग पैसा कमाते थे। अब हमारे ही अच्छे होने से नहीं होता है। सिस्टम के अंदर सभी लोगों को अच्छा होना चाहिए, तब जाके एक वो होता है। आज की डेट में उस कंपनी के जो 4 डायरेक्टर हैं, उस 4 डायरेक्टरों में से 2 डायरेक्टरों ने एक अलग ही कंपनी खोल दी है। तो उनका जो सिस्टम, सिंडिकेट्सों ने अलग कंपनी खोल दी है। बाकी जो वहाँ के डॉल्फिन बॉडी थी, वो बॉडियाँ भी आज की डेट में अलग अलग इंडस्ट्रियों में चली गई है। तो मेरा बोलने का मतलब है, कहने का मतलब है कि एक ऐसी इंडस्ट्री में हम लोग काम करते थे जिस इंडस्ट्री को बड़ी दिक्कत हुई 2016 में। काफ़ी पूरी इंडस्ट्री को ही थी, तो कंपनियों को तो होना ही था। तो उस समय काफ़ी दिक्कत होने के बाद जो भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत पैसा बनाया था, उसकी हम लोगों ने देहरादून में एक और कंपनी खोल दी, एक प्रोडक्ट बेसी कंपनी। क्योंकि काम करना ज़रूरी था, अपना बिजनेस करना ज़रूरी था। क्योंकि नौकरियां आप जानते हैं कि कोई भी सरकार देना नहीं चाहती, हालांकि नौकरियां हैं, लेकिन देना कोई नहीं चाहता। तो इस इंडिविजुअल सिस्टम को समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा गहराई में सिस्टम को समझना होगा, थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा सभी जनता को, जो भी मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं। तो उसके बाद दोस्तों, जब हम लोग देहरादून में 2018-19 में जब कंपनी खोली, तो उसके बाद फिर बड़ी सारी दिक्कतें ज़्यादा हो गई। फिर कंपनियां मूव नहीं कर पाई। एकदम मूव जब टूट जाता है तो मुझे रेस्ट कर लेना चाहिए था, या किसी भी इंसान को हमेशा रेस्ट करना चाहिए। उस समय जब कोई दिक्कत होती है तो उस समय कुछ टाइम रेस्ट करना चाहिए। तो हम लोग एकदम डायरेक्ट कंपनी शुरू करने के बाद उसमें किसी भी सिस्टम को बेस बनाने में इन्वेस्टमेंट बहुत होती है। तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट थी वो सब ख़त्म होने लग गई। काम अच्छा खासा उठने लग गया था, लेकिन टीम में ही कैलकुलेशन आने की वजह से उन लोगों ने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार दी। कैलकुलेशन आने की वजह से, क्योंकि टाइमिंग हमारे पास जो सिस्टम चलाने वाले होते हैं वो टाइमिंग फील्ड में कम होता है, उनको सिस्टम बनाने में टाइम लगता है। और फील्ड के लोग जो होते हैं वो लोग सिस्टम को मैनेजमेंट चलाने वाले लोग होते हैं। कुछ लोग सिस्टम के जो होते हैं वो फील्ड में, और कुछ लोग मैनेजमेंट में होते हैं। तो हमने मैनेजमेंट से हमको हर एक चीज़ अवेलेबल कराने के बाद 1 साल के बाद वो सिस्टम मूव, लोगों के अंदर कैलकुलेशन आने के बाद, लीडर्स के अंदर कैलकुलेशन आने के बाद दिक्कतें होने लग गई। तो उनको काम होना थोड़ा सा दिक्कत में आ गया। तो ये चीज़ वो समझ नहीं रहे थे, लेकिन हम सब समझ रहे थे कि इंसान को हमेशा रिलैक्स होना चाहिए, अपनी लाइफ के प्रति, अपने वर्क के प्रति पंचुअल होना चाहिए, इंसान को हमेशा जागरूक होना चाहिए। तो इस तरीके से जब काम कर रहे थे, तो देहरादून में दिक्कत होने के बाद जब हमें लगा कि यार टीमों में कैलकुलेशन आ गई है, तो इस वजह से इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो उस समय दोस्तों, फिर जब इन्वेस्टमेंट ख़त्म होने लग गई थी, तो फिर शादी भी आ गई थी। तो फिर शादी भी हो गई उसी दौरान। 2018 में दिसंबर लास्ट में हमने शादी भी कर ली। और आज 2021 आप लोगों के आशीर्वाद से फिर जब 2019 में कंपनी 18 में जब क्लोज़ हुई, तो 19 में फिर सितंबर अक्टूबर में मैं घर ही में था। तो हमने सोचा कि जब ये तृतीय पंचवर्षीय योजना चुनाव जो होते हैं, पंचवर्षीय योजना चुनाव, उसमें हमने सोचा कि हमें भी प्रतिनिधित्व करना चाहिए। क्योंकि रुद्रपुर से और काशीपुर से ही हम लोग, न्याय धर्म सभा उस समय एक संघ थी, संघ के रूप में काम करती थी, और हम लोग अपने वर्क में, काम में बिजी रहते थे। तो इस वजह से ज़्यादा समाज के प्रति जागरूक नहीं हो पाते थे, क्योंकि एक तो उम्र भी छोटी थी। उस समय हम लोग
काफ़ी छोटे थे, 20-21 साल के थे, तो उस समय इंसान घर से जाता ही जाता, तो अपने काम पे ही ध्यान था। तो 2019 में जब 2018 कंपनी बंद होने के बाद जब मैं घर में आया, तो फिर मैं एनडीएस के प्रस्तावों को विस्तारपूर्वक सुनने लग गया, जानने लग गया। फिर मुझे लगा कि अब मुझे कुछ टाइम रेस्ट करना चाहिए। फिर 2019 में पंचायती चुनाव आ रहे थे, तो मैं सोच रहा था घर में बैठा कि नहीं, मुझे समाज के लिए उठना है। और जागरूकता पहले से ही रही है, कभी डर निडर ये सब चीज़ें ख़त्म है, क्योंकि हमेशा आप लोग जानते हैं कि या डर हमेशा उन व्यक्तियों को होता है जो जिनके पास जीने की आशा नहीं होती है। आप एनडीएस के प्रस्तावों को जब पढ़ेंगे, तो ये मेरी अभी तक की एक जीवन शैली थी। 6 साल कंपनी के काम करने के बाद, उसके बाद मैंने 26 साल में शादी कर ली, और 27-28 आज 2 साल मेरी शादी हो गया। और तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई दोस्तों, ये मेरी एक जीवन शैली थी। और एनडीएस के बारे में मैं आपसे वार्तालाप करता रहता हूँ। तो एनडीएस को आज 2020 में लॉकडाउन के दौरान, उसके बाद आदरणीय गुरुजी ने और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी जितने भी हमारे नेतृत्व कर्म वाले लोग हैं, उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमें एक संघ के रूप में नहीं, बल्कि एक पार्टी के रूप में, चुनाव के रूप में उतरना चाहिए। तो इसलिए 2019 में जब वोटिंग आई प्रधान प्रतिनिधि के लिए, तो मुझे भी लगा कि नहीं, हमें भी अब इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश के सिस्टम को देखते हुए, चलते हुए समाज के हितों के लिए कुछ करना चाहिए। तो इसलिए ही हम राजनीति में नहीं आए हैं। हम एक न्याय धर्म सभा की तरफ से इस देश के लिए, इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करने के लिए आए हैं। ये हमारी सच्चाई है और इसमें कोई दो राय नहीं है। ज़िंदगी में कभी भी ऐसा झूठ बोलना नहीं सीखा है जिससे किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो या किसी की ज़िंदगी में कोई तनाव इफ़ेक्ट आए। हमेशा इस आशा उम्मीद के साथ ज़िंदगी में जिए हैं कि अब इस समाज के लिए हमेशा आप लोगों को, इस देश में न्याय धर्म सभा को विस्थापित करने के लिए आप सभी लोगों के लिए ये एक मैसेज के रूप में चैनल महालोकतंत्र को शुरू किया है। और आप सभी लोगों को हर प्रकार की जानकारी देते रहेंगे। उसके लिए आपको चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, कष्ट है लेकिन खेद है। तो इसी आशा उम्मीद के साथ आप सभी लोगों से अपना परिचय दिया, इसके लिए परिचय को आपने सुना। आप सबके प्यार और आशीर्वाद के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।